हेलो 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 बेटा। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। पता ही नहीं। हेलो हेलो। हाँ बेटा, आवाज आ रही है क्या? नीरज वर्मा क्या कह रहे हो, एक बार फिर से बोलो। नीरज, जो तुम कह रहे हो एक बार फिर से बोलो। नीरज वर्मा, एक बार रिपीट करो तुम जो कह रहे थे। आ रही है। साउंड परफेक्ट है क्या? हाँ नीरज, तुम कुछ कह रहे थे, एक बार रिपीट करो। अच्छा। कोई नहीं, ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं एक बार सर्विस सर से बात कर लूँगा आज। टेंशन मत करो। कोई भी चीज़ तुम्हारी मतलब वीक नहीं रहेगी, स्ट्रांग होगी, ठीक है। टेंशन मत करो। आज का टाइम दो। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। कल एक्चुअल एक्चुअल में वो तुमने सही कहा था कि वो टाइम शायद ओवर हो गया होगा, तो अचानक से क्लास क्लास मतलब बंद हो गई थी ना। तो मैं उसको एक बार रिवाइज करा दूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कहाँ गया मार्कर? टेंशन मत लो। ठीक है, तो एनिमल किंगडम आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं रिवीजन की बात कर लूँ। अच्छा, ये कल चल रहा था, एक बार मैं रिवीजन लिख देता हूँ, याद रहेगा आपको हम कर क्या रहे हैं। चलो, आपको याद रहेगा बायोमोलिक्यूल चल रहा था हमारा, उसका रिवीजन है। रिवीजन में कल देखो, मैंने एक बार बता देता हूँ फास्ट, ठीक है। कल मैंने एंजाइम की बात की थी, याद हो आपको। फिर मैंने टाइप्स ऑफ एंजाइम बताए थे आपको। टाइप्स ऑफ एंजाइम, दीज आर टू टाइप्स, सिंपल एंजाइम और कॉन्जुगेट। आपने सुना होगा ना, कॉन्जुगेट का मतलब है दो चीजों को जोड़ते हैं, वो कॉन्जुगेशन कहते हैं। कभी भी हम दो अलग अलग चीजों को जोड़ेंगे तो उसको कॉन्जुगेट कह लेंगे, बोलेंगे, ठीक है। जैसे होता था नैनो कॉन्जुगेट, तो जैसे बताया था मैंने कि मेरा जो वर्क है वो नैनो कॉन्जुगेट पे था। हमने डिफरेंट टाइप के नैनो पार्टिकल को प्लांट के एक्सट्रैक्ट से डिफरेंट फाइटोकेमिकल्स को निकाल करके उसको जोड़ा, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। क्लियर है बिल्कुल? दो चीजों का मिलन, कनेक्शन, लिंक करना, कॉन्जुगेट। तो एक तो सिंपल एंजाइम है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के मिलने से बनते हैं, ओनली प्रोटीन के मिलने से बनते हैं, और वो एक्टिव फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है। उनको इनएक्टिव का कोई चक्कर ही नहीं होता, ओनली प्रोटीन के मिलने से बनते हैं और ऑल आर एक्टिव फॉर्म, ठीक है। पर कई एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दो पार्टों के मिलने से बनते हैं। प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दो पार्ट के मिलने से बनते हैं। ऐसे एंजाइम को हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एंजाइम, जो दो चीजों के जुड़ने, कॉन्जुगेशन से बनते हैं। क्लियर बिल्कुल?
क्लियर है बिल्कुल, कॉन्जुगेशन समझ में आ गया ना। हाँ, तो इनको कॉन्जुगेट एंजाइम बोलते हैं। ये प्रोटीन पार्ट भी हो सकता है, प्रोटीन पार्ट भाई कॉन्जुगेट एंजाइम में एक्टिव होगा इनएक्टिव, ऑलवेज इनएक्टिव, इसको एपो एंजाइम बोलते हैं। जो भी मतलब प्रो फॉर्म होती है, इनएक्टिव फॉर्म होती है, इसको एपो एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें जो नॉन प्रोटीन पार्ट हम जोड़ेंगे उसको कोफैक्टर बोलेंगे। कोफैक्टर जो किसी के साथ मिलकर के उसको एक्टिवेट कर दे, कोफैक्टर। और कोफैक्टर का सारा खेल है, समझना। तो कोफैक्टर बेटा, ठीक है, ये कई टाइप के हो सकते हैं कोफैक्टर। नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो सकता है, पर प्रोटीन नहीं है। क्लियर है बिल्कुल। अगर मैं कोफैक्टर को एपो एंजाइम से जोड़ दूं जो इनएक्टिव फॉर्म में है, तब बनता है कंप्लीट हॉलो एंजाइम। हॉलो मतलब कंप्लीट, हॉलो मतलब कंप्लीट, ठीक है। तो मात्र इसी पे क्वेश्चन आता है कि कॉन्जुगेट एंजाइम को हम क्या कहते हैं? हॉलो एंजाइम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एपो एंजाइम और कोफैक्टर के मिलने से बनते हैं। एपो एंजाइम एक्टिव फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। हमेशा एक्टिव फॉर्म में कौन रहता है? सिंपल एंजाइम, जो ओनली प्रोटीन के मिलने से बनते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर यहां समझना था कि कोफैक्टर कितने टाइप के हो सकते हैं। भाई कोफैक्टर मैंने बताया सारा खेल इन्हीं का तो है, इसी के बेस पर सारे डिफरेंस आएंगे, ठीक है। क्योंकि कोफैक्टर दो टाइप के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अगर मैं इनऑर्गेनिक कोफैक्टर की बात करूं तो मैंने आपको याद हो, सॉरी आपको तो नहीं, मतलब लास्ट ईयर जब डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ाते थे तो मैंने बताया भी था बच्चों को कि बेटा हमारी सलाइवा में क्लोराइड आयन होते हैं, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। एम्स में आई वो क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि सलाइवा से, सलाइवा के कंपोजिशन से क्लोराइड आयन को निकाल लिया जाए तो किस फूड के डाइजेशन पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये क्लोराइड आयन किसके लिए कोफैक्टर का काम करते हैं? सलाइवरी एमाइलेज के लिए। तो सलाइवरी एमाइलेज काम नहीं करेगा, और सलाइवरी एमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है? स्टार्च को। मतलब स्टार्च का डाइजेशन नहीं होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही बहुत सारे आइंस होते हैं, इनऑर्गेनिक आइंस, जो बहुत सारे एंजाइम के लिए कोफैक्टर का काम करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैंने आगे डिस्कस भी किए थे आपसे। हाँ, अच्छा, एक डायग्रामेटिकली भी बताया था मैंने। जैसे ये एपो एंजाइम है, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में। इसकी जो एक्टिव साइड होती है, इस एक्टिव साइड से ही आकर के कोफैक्टर बाइंड करता है, और कोफैक्टर से आकर के बाइंड करता है सबस्ट्रेट, ठीक है। ऐसा नहीं कोफैक्टर बाइंडिंग साइड कोई अलग होती है, ठीक है, एक्टिव साइड से ही कोफैक्टर बाइंड करता है। तो दिखाने की कोशिश भी की है, जो कोफैक्टर है इसकी एक्टिव साइड से बाइंड करेगा, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, एक्टिव साइड से बाइंड करेगा और फिर जाकर के सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, तब जाके ये एंजाइम, ठीक है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। फिर मैंने आपको बताया था कोफैक्टर। कोफैक्टर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक हो सकते हैं। तो जब भी मैं कोफैक्टर की बात करूंगा दो बातें ध्यान रखनी है कि इनऑर्गेनिक कोफैक्टर जो होते हैं वो आइंस होते हैं, वो भाई कोफैक्टर हैं, वो एपो एंजाइम से किस टाइप के बॉन्ड से जुड़े होते हैं। या ऑर्गेनिक कोफैक्टर की बात करूंगा, ठीक है, वो एपो एंजाइम से किस टाइप के बॉन्ड से जुड़े होते हैं। टाइट बॉन्डिंग होती है, लूज बॉन्डिंग होती है, ये क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक का मतलब है, मेटल आयन की बात कर रहे हैं, बाइंड विद कोवेलेंट इंटरेक्शन। भाई आइंस होते हैं तो आयनिक कोवेलेंट इंटरेक्शन भी कह सकते हो, बहुत मजबूत बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है इनकी, ठीक है। हाँ, एकदम पक्की बाइंडिंग, ठीक है। तो सिंपल ध्यान रखना, कोवेलेंट इंटरेक्शन लिख दिया है मैंने, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है। जैसे जब मैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस की बात करता हूं तो एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है, मैं कौन सा इनऑर्गेनिक आयन होता है, या कौन सा आयन यहां पर कोफैक्टर का काम करता है? जिंक, जेडन, ठीक है। ऐसे ही कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, जब डाइजेशन बढ़ाया था तो हमने इसके बारे में जिक्र किया था। सलाइवरी एमाइलेज हमने आपको बताया है भी। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज अभी आप पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या पढ़ लिया होगा सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में जगह जगह आयरन लगा हुआ है, ठीक है, आयरन कंटेनिंग होता है। पेरोक्सीडेज भी आयरन कंटेनिंग होता है, ठीक है। जब भी मैंने देख, याद हो आपको, जब एटीपी की बात की थी मैंने, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की बात की थी मैंने, तो वहां एटीपेज एंजाइम बताया था, और मैंने बताया था मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। मैग्नीशियम आयन, ठीक है, याद हो तुम्हें, ठीक है, हाँ, मैग्नीशियम आयन, एटीपी, ठीक है, यस, मैग्नीशियम आयन, एटीपी और कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन तो टीपीसी से बाइंड करेगा, एटीपी डायरेक्टली यूटिलाइज हो रही है, तो मैग्नीशियम क्या कर रहा है? मैग्नीशियम एटीपेज के लिए कोफैक्टर का काम करेगा, तभी तो नई नई एटीपी बनेगी। समझ गए ना मेरी बात? वॉइस तो आ रही है बेटा। अरे रिवीजन का पूरा मैं दे रहा हूं ना आपको, पूरा शेड्यूल दूंगा बेटा, ऐसे थोड़ी ना, क्या रिवीजन करें, है ना। हाँ जीत बेटा, ठीक है, मैं पूरा शेड्यूल दूंगा आपको, ठीक है। हाँ चलो, तो ये क्लियर हो गया।
एटीपेज और हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोहेक्सोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज। जब भी फॉस्फेट की बात आएगी, एटीपी की बात आएगी, तो ध्यान रखना है आपको, एक ही आयन इसमें इन्वॉल्व होता है, मैग्नीशियम आयन, ठीक है। अब कॉपर की मैं बात करूं तो कॉपर में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, कॉपर में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम और उनके मैंने कोफैक्टर लिख दिए हैं, जो आपको मतलब याद रखने हैं, क्योंकि ये आप जूलॉजी बॉटनी में सब जगह पढ़ोगे इनको, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक को दो पार्ट में डिवाइड किया है भाई, जो ऐसे ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो लूजली बाउंड होते हैं, और कब बाउंड होते हैं, कब बाउंड होते हैं, जब सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होती है, समझना मेरी बात। जैसे अच्छा, देखो अब समझ में आ जाएगा इससे। देखो लूजली बाउंड, ये था सबस्ट्रेट, जब सबस्ट्रेट, ये एंजाइम है, ये को एंजाइम है। तो अब समझना, मैंने बताया ना, जब सबस्ट्रेट सामने होगा, सबस्ट्रेट बाइंड करने के लिए यहां पर एक्टिवेट होगा, उस समय ये कोएंजाइम यहां पर लूजली बाउंड होता है, ठीक है, कोएंजाइम लूजली बाउंड होता है, ठीक है। दोनों साथ ही साथ बाइंड होंगे, एक तरीके से ये बाइंड होगा, तुरंत ये बाइंड हो जाएगा, नहीं इसकी बाइंडिंग के टाइम पर ये लूजली बाइंडिंग करते हैं, रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है इनकी एक तरीके से, ठीक है, लूजली बाइंड करते हैं, ठीक है, और बाद में जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये निकल भी जाते हैं, यहां से इनकी बाइंडिंग हट भी जाएगी जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तभी तो लिखा मैंने, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन लूज बाइंडिंग होती है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो लूज बाइंडिंग करते हैं, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन शो करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपोनेंट को एक नाम दिया हमने, कोएंजाइम। क्या नाम दिया हमने, कोएंजाइम। कोएंजाइम भी कोफैक्टर ही है, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। ऐसा ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो लूजली बाउंड होता है उसको हम कोएंजाइम नाम दे देते हैं, कोएंजाइम नाम दे दिया हमने उसको, ठीक है, समझ में आ गया, लूजली बाउंड है यहां पर। हाँ, अगर ऐसा ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ऐसा ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो कोवलेंट बॉन्ड से बाइंड करता है, जो कोवलेंट बॉन्ड से बाइंड करता है एपो एंजाइम से, तो उसको हम कोएंजाइम ना बोल करके उसको प्रोस्थेक्टिक ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोस्थेक्टिक ग्रुप। तो लिख दिया है मैंने, प्रोस्थेक्टिक ग्रुप, कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये लूज बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है, सबस्ट्रेट बाइंड करता है तभी उस समय ये, ठीक है, सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को एक्टिवेट करता है, खुद लूजली बाइंड, मतलब ना एक आयोनिक इंटरेक्शन टाइप का, दूर बैठा है बस, हाँ यार ठीक है मैं हूं, टेंशन मत कर, मैं हूं, आ जा तू जुड़ जा, मैं हूं, ठीक है, जुड़ गया बस, ठीक है, काम खत्म, नहीं आया क्या। तो इस तरीके की बाइंडिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग नहीं है, ठीक है।
बस दूर खड़ा हुआ नहीं, ऐसे एक एक तो स्ट्रॉन्ग दोस्त होता है, मिलते ही गले लगा लेते हैं, यार तू तो मेरा दोस्त है। एक होता है बस ठीक है, हेलो यार, हाय, ठीक है, हाँ तेरा दोस्त ही हूँ यार मैं, ठीक है, समझ में आया, लूज बाइंडिंग दिखाता है ये, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा यहाँ पर। तो इसको मैंने अलग से एक्सप्लेन कर दिया है। कोएंजाइम और प्रोस्थैक्टिक ग्रुप, तो कोएंजाइम लूजली बाइंड करते हैं नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन के साथ एंड डिटैच आफ्टर रिएक्शन, लिख दिया इसलिए कंफ्यूज ना हो, और रिएक्शन क्योंकि लूज बाइंडिंग कर रहे हैं तो रिएक्शन के बाद अलग हो जाते हैं भाई। भाई मैं आया था थोड़ा सा बस तेरी रिएक्शन कराने के लिए, और तू कर ले, ठीक है मैं जा रहा हूँ, ठीक है, कोई मेरी तेरी दोस्ती ऐसी नहीं है पक्की वाली, समझ रहे हो, हाँ, बस तेरा एहसान चुकाने आया था, ठीक है, जयराम जी की। तो सिंपल सी बात है, डिटैच आफ्टर रिएक्शन, तो ये होते हैं कोएंजाइम। तो कोएंजाइम और प्रोस्थैक्टिक ग्रुप बोथ आर ऑर्गेनिक, पर अंतर क्या है, एक एकदम पक्का दोस्त है कि जिएंगे मरेंगे साथ साथ, ठीक है, हर अच्छी बुरी परिस्थिति में साथ रहेंगे, समझ में आया। तो वो हो गया क्या, वो हो गया क्या, प्रोस्थैक्टिक ग्रुप, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड से इंटरेक्शन करता है। हाँ, न्यू चैप्टर स्टार्ट ही हुआ, कल छूट, कल एक्चुअली में फ्लक्चुएशन की वजह से वो मतलब सॉरी टाइम पूरा होने की वजह से क्लास अचानक से बंद हो गई थी, तो थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं, ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है बिल्कुल। तो ये हो गए कोएंजाइम, पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने आपसे कहा भी था, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त ना हो, अक्सर कर लोगों का होता भी है, ठीक है, उस समय आपको क्या करना चाहिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खा लो, क्योंकि बहुत सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे विटामिन बी, ठीक है, बहुत सारे को एंजाइम को बनाने का काम करते हैं, ठीक है, यानी बहुत सारे को फैक्टर को बनाने का काम करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए, ठीक है। जैसे अगर मैं राइबोफ्लेविन की बात करूं, ठीक है, इससे बनता है एफएडी, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। थियामिन की बात करूं, इससे बनता है टीपीपी। ये सब क्या है बेटा, ये सब कोएंजाइम है, ऑल आर कोएंजाइम, सॉरी, मतलब इनसे बनते हैं एफएडी, टीपीपी, एनएडी, और इट इज अ कोएंजाइम जो इन एंजाइम के साथ मिलकर के, इन एंजाइम के लिए कोएंजाइम है, ये तो कोएंजाइम हो गए, ऑल आर कोएंजाइम, को एंजाइम, और ये सब क्या है, एंजाइम, ऑल आर एंजाइम। जैसे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस का कोएंजाइम क्या होता है, एफएडी। पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस का कोएंजाइम क्या होता है, टीपीपी, थियामिन पायरोफॉस्फेट। लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस का कोएंजाइम क्या होगा, एनएडी, निकोटिन एडेनिन, ठीक है, सॉरी निकोटिन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये एंजाइम है, ये इनके कोएंजाइम है, और इन कोएंजाइम को बनाने के लिए कौन किसकी रिक्वायरमेंट होती है, विटामिन की, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जैसे बी2 राइबोफ्लेविन एफएडी बनाता है, बी1 थियामिन विटामिन आप सब जानते होंगे टीपीपी बनाता है, ठीक है, और नियासिन विटामिन क्या बनाता है, ए एनएडी बनाता है, ये बन गए कोएंजाइम, और कोएंजाइम किसके, इन एंजाइम के लिए साथ मिलकर के, ठीक है, वर्क करते हैं। तो ये हो गया बेटा कोएंजाइम, लूजली बाउंड होते हैं, और उतनी देर के लिए बाउंड होते हैं जितनी देर रिएक्शन करानी होती है, और रिएक्शन करा करके बाय बाय कह के निकल लेते हैं। जबकि प्रोस्थैक्टिक ग्रुप की बात करते हैं तो ये कोवैलेंट इंटरेक्शन दिखाते हैं, यस। जैसे अगर मैं तुम्हें बात करूं, प्रोस्थैक्टिक ग्रुप बाइंड विद कोवैलेंट इंटरेक्शन, जैसे हीम आप सब जानते हो, हीमोग्लोबिन में भी होता है, ठीक है, ये एक तरीके से कोवैलेंट, कोवैलेंट इंटरेक्शन के संग जुड़ता है, किसके साथ जुड़ता है, कैटालेज के साथ जुड़ता है, पेरोक्सीडेज के साथ जुड़ता है, कैटालेज और पेरोक्सीडेज इन एंजाइम के लिए ये को फैक्टर का काम करता है, इट इज अ प्रोस्थैक्टिक ग्रुप, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड है यहां पर। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, सिंपल सी बात है यार, एक प्योर एंजाइम, सिंपल एंजाइम ओनली प्रोटीन से मिलकर बना होगा, एक्टिव फॉर्म में होंगे, पर बहुत सारे एंजाइम एक्टिव फॉर्म में नहीं होते, क्योंकि उनको एक्टिव करने के लिए, ठीक है, डंडा चाहिए, नहीं आया क्या, जब 2-4 डंडे पड़ते हैं पीछे तब वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, बिना डंडे की, समझ रहे हो ना, हाँ वो एक्टिव नहीं होते, तो वो डंडा क्या है, वो को फैक्टर है, को फैक्टर, बिना उसके वो एक्टिवेट ही नहीं होगा, संपूर्ण ही नहीं है, क्योंकि को फैक्टर उसकी एक्टिव साइड से बाइंड करेगा, तब उस को फैक्टर के पास एबिलिटी है सबस्ट्रेट से बाइंड करने की, समझ गए ना मेरी बात। अब को फैक्टर मैंने बताया बेटा, ठीक है, अगर को फैक्टर जुड़ जाते हैं इस टाइप के इनएक्टिव एंजाइम से, इसको एपो एंजाइम बोलते हैं, तो मिलाकर के हम पूरा क्या बोलेंगे, हॉलो एंजाइम, समझ में आ गया। अब को फैक्टर मैंने बताया भाई कई टाइप के हो सकते हैं, मतलब को फैक्टर ऐसे भी हो सकते हैं जो इनऑर्गेनिक हो, को फैक्टर ऐसे भी हो सकते हैं जो ऑर्गेनिक हो, ठीक है। इनऑर्गेनिक को फैक्टर हमेशा आयोनिक कोवैलेंट इंटरेक्शन के साथ ही जुड़ते हैं,
ठीक है, उसमें आइंस होते हैं सारे के सारे। जबकि ऑर्गेनिक कोफैक्टर लूजली भी बाइंड करते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन और परमानेंट बाइंड भी करते हैं। जो लूजली बाइंड करते हैं उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं कोएंजाइम, ठीक है, कोएंजाइम, ठीक है। और डिफरेंट टाइप के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इन कोएंजाइम को बनाने का काम करते हैं, जो कई एंजाइम के साथ मिलकर के हॉलो एंजाइम बनाते हैं। क्लियर है बिल्कुल। और प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कोवलेंट इंटरेक्शन शो करते हैं बेटा, ठीक है, जैसे मैंने हीम बहुत अच्छा एग्जांपल बताया है। हीम, ठीक है, कैटालेस और पेरोक्सीडेस के साथ कोवलेंट इंटरेक्शन कैसे जुड़ता है, ठीक है, हाँ, तो इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे। बोथ आर ऑर्गेनिक कंपोनेंट। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? मैग्नीशियम हमारी बॉडी में बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे काम, ठीक है। प्रोटीन के अंदर भाई एक्टिन का मैंने आपको बताया था, फिलामेंट बनाने का पॉलीमराइजेशन मैग्नीशियम आयन करता है, ठीक है। मियोसिस माइटोसिस में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। इसके अलावा मैग्नीशियम आयन प्रोटीन बनाने के अंदर मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम के डाइमर का पॉलीमराइजेशन यही करता है मैग्नीशियम आयन। बहुत सारे काम है मैग्नीशियम आयन के, ठीक है। तभी तो कहते हैं आइंस आपकी डाइट में होने चाहिए, जो ड्राई फ्रूट्स में होते हैं। ड्राई फ्रूट्स खाना कंपलसरी है और वेजिटेबल्स में भी होते हैं, ठीक है। समझ आ गया सर? ओके, बेहतरीन। यहां आकर के आपका बायोमोलिक्यूल एंड हो जाता है और हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एनिमल किंगडम। अब मुझे बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को? एनिमल किंगडम स्टार्ट करते हैं। तो एनिमल किंगडम के अंदर सबसे पहले आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो एक लेक्चर का होता है प्रॉपर, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। उस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद मैं कराता हूं फाइलम, ठीक है। तो फाइलम की एक सीक्वेंस है जो आप आज होमवर्क में याद करोगे। पहला पॉरीफेरा आता है, नॉन कॉर्डेट आते हैं, फिर कॉर्डेट आते हैं। नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ फाइलम है। पहला फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ठीक है, टीनोफोरा, प्लेटियलमंथीज, एस्केलमंथीज, ठीक है। फिर एनीलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, मोलस्का, फिर एक खाइनोडर्मेटा और फिर हेमिकॉर्डेटा। ये सारे फाइलम सीक्वेंस से आते हैं। इन सीक्वेंस को आपको याद रखना है, ठीक है। और फिर मैं कॉर्डेटा चालू करूंगा। तो कॉर्डेटा एक अपने में फाइलम है। कॉर्डेटा एक फाइलम है जिसके अंदर आप सब फाइलम पढ़ते हो, ठीक है। सब फाइलम ना कह करके आप क्लासेस बोलोगे, जिसके अंदर आप क्लासेस पढ़ते हो, ठीक है। यस। तो साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। और आगे पढ़ोगे आप जाकर के पाइसेस, ठीक है, फिश। फिर पढ़ोगे आप एम्फीबिया, फिर आप पढ़ोगे रेप्टाइल्स, फिर आप पढ़ोगे एप्स, बर्ड्स, और फिर पढ़ोगे मैमल्स। ऑल आर क्लासेस, ठीक है। तो ये बेसिक आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो इन सबको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं बता ही दूं आपको, जब समझाना ही है। तो एनिमल किंगडम मतलब जो उन बच्चों के लिए बिल्कुल छोटे बेसिक बच्चे, क्योंकि बेसिक भी समझाना जरूरी है। एनिमल किंगडम में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फाइलम। कौन कौन से फाइलम पढ़ने वाले हैं? फाइलम पॉरीफेरा। सीक्वेंस मत भूलना, सीक्वेंस आपको सबको पता होनी चाहिए। सबसे पहले पढ़ूंगा पॉरी, पॉरी फेरा, फिर सीलन ट्रेटा, फिर टीनोफोरा, फिर प्लेटी, प्लेटी मतलब चपटे, प्लेटी, हेलमिंथीज। प्लेटी के बाद हम क्या पढ़ाने वाले हैं आपको? एसके,
एस्केलमेंथीज के बाद हम क्या पढ़ाने वाले हैं आपको? ऑर्थोपोडा, एस्केलमेंथीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा। ठीक है, एनिडा, ऑर्थोपोडा, उसके बाद मोलस्का, एनिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, फिर इक्थाइनोडर्मेटा, और लास्ट पढ़ाऊंगा इक्थाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, और ये सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं, ऑल आर नॉन कॉर्डेट्स। ये सब क्या है? नॉन कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेटा, जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती। ये सारे फाइलम नॉन कॉर्डेटा में आते हैं। हम ये सारे पढ़ने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, पता होना चाहिए आपको। क्लियर है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब तुम्हारी आग देखी है मैंने पीछे मुड़ के। ठीक है, खुशी मिलती है इस आग से। ठीक है, बायोमोलिक्यूल तुम सही से ही बताओ। तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हारा वीक रह गया, कहोगे तो मैं कहीं ना कहीं उसको मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा अलग से, एक अलग से अल्टीमेट हर मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस की फॉर्म में रिवीजन भी कराऊंगा। पर ये बताओ तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसा है? चलो, बहुत बढ़िया। नहीं, कोई भी पार्ट वीक नहीं छोड़ूंगा मैं। ठीक है, आज चलो करा दूं, आज को टारगेट पूरा कर देते हैं, फिर उसको हम कहीं ना कहीं रिवीजन में ले लेंगे। अगर तुम्हें कोई कहीं कहीं कुछ भी ऐसा पॉइंट लगता है, अभी तो बहुत सारे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, एंजाइम में तो सबसे टिपिकल पार्ट ये लास्ट वाला होता है, कोफैक्टर वाला, जो बच्चों को समझ नहीं आता, तो मैंने इसका आज रिवीजन करा दिया है। बात बाकी का तो एक्शन मैकेनिज्म है, सारी की सारी सिंपल है उसमें तो। ठीक है, हाँ, फैक्टर में इनहिबिटर पर मैंने बहुत अच्छे समझाए हैं, सारी बहुत सारे एग्जांपल करा दिए हैं। ठीक है, चलो। तो पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये सीक्वेंस याद रखिए नॉन कोऑर्डिनेट में। फिर आप यहाँ फाइलम कौन सा पढ़ोगे? फाइलम, अगला फाइलम क्या पढ़ोगे? फाइलम, अब फाइलम पढ़ोगे कॉर्डेटा। फाइलम क्या पढ़ोगे? कॉर्डेटा। और इस कॉर्डेटा फाइलम में एक्चुअल में आप क्या पढ़ने वाले हो? क्लासेस। इसमें सारी आप क्लासेस पढ़ोगे, इसमें सारी की सारी क्लासेस पढ़ोगे। यस, सारी क्लासेस पढ़ने वाले हो, चाहे वो साइक्लोस्टोमेटा हो, साइक्लोस्टोमेटा हो, ठीक है, चाहे वो फिश पाइसिस, ठीक है, फिश पढ़ोगे यहां पर, फिर एम्फीबिया पढ़ोगे, फिर रेप्टाइल्स पढ़ोगे, फिर एप्स मतलब बर्ड्स पढ़ोगे, और लास्ट में मैमल्स पढ़ोगे। यानी पहले तो मैं ये पता होना चाहिए मैं पढ़ना क्या है किंगडम एनिमलिया के अंदर, एनिमल किंगडम के अंदर हमें नॉन कॉर्डेट्स पढ़ने। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स में ये सारे फाइलम्स हैं, ये सारे फाइलम्स हैं। फिर फाइलम कॉर्डेटा पढ़ना है, जिसमें हम क्लासेस पढ़ेंगे। साइक्लोस्टोमेटा क्लास है, फिश क्लास है, एम्फीबिया क्लास है, रेप्टाइल्स क्लास है, एप्स यानी बर्ड्स क्लास है, और मैमल्स क्लास है। तो ये हमारा टारगेट है, समझे या नहीं समझे? सर अच्छे से हो रहा है। ब्रिजेश्वर मंडल, बेटा अपनी तरफ से तो मैं बहुत बेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, पर मैं अगर तुम कहोगे उसकी जैसा, उसके जैसा, उसके जैसा, ठीक है, तो हर किसी के पढ़ाने का तरीका अलग होता है, ध्यान रखना। मैं थ्योरी पर बहुत मेहनत कर लेता हूं, इतनी मेहनत कर देता हूं कि मैं ये नहीं कहता जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, मैं कहता हूं तो दुनिया के कोई भी क्वेश्चन करो, ठीक है।
मेरा थोड़ा अलग तरीके का रहता है, ठीक है। मैं बहुत मतलब चैलेंजिंग वाला काम करता हूँ, फिर कहीं से उठा ले बेटा तू कर ले, ठीक है। जो नीट में पैटर्न जो आएगा किसी भी कहीं से किसी भी टेस्ट बच्चे देते थे, जब मैं किसी दूसरे बैंड में था वहां बड़ा बड़ा पंगा रहता था। तो वहाँ टेस्ट कहीं से बाहर से बन के आते थे, तो टीचर डरते थे कि भाई हमारा मतलब हर कोई क्या होता था, कोशिश करता था सर मेरा बनाया हुआ टेस्ट ही मेरे बच्चे दें। मैंने क्यों दें भाई, भाई क्यों दें, तुम्हारा बनाया हुआ टेस्ट ही क्यों दें, ठीक है। भाई हम तो ये कहते हैं कि हमारा बच्चा भी तुम्हारा बनाया हुआ नीट का एग्जाम थोड़ी ना आएगा, एग्जाम तो कहीं से भी आएगा। तो क्लास में इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि बच्चे को कहीं से भी क्वेश्चन आए वो उड़ा के आए वहां पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पैटर्न रहता है। थ्योरी पे इतनी मेहनत कर लिए, हाँ क्वेश्चन सेशन में अलग से लेके चलूंगा, क्योंकि देखो दो चीजें हैं ये समझ लेना। मैं भी बहुत मतलब मस्ती में काम कर सकता हूँ, इतनी मस्ती में कि तुम सोच नहीं सकते हो, ठीक है। मस्ती में चैप्टर कराऊंगा, बायोमोलिक्यूल में टाइम ज्यादा दिया है क्योंकि बच्चे थोड़ा सा, ठीक है, कहते थे इसलिए, ठीक है, तो मैंने कर दिया है, ठीक है। 11th मेरी खत्म हो रही है, 11th खत्म हो रही है, इसके बाद एक चैप्टर बचा हुआ है, बहुत सिंपल है, उसमें भी एनसीईआरटी में सिर्फ फ्रॉग दे रखा है, ठीक है। 2 लेक्चर एक लेक्चर का है, पर मैं साथ में थोड़ा सा टिश्यू थोड़ा सा और कोर्स तो कराऊंगा ही मैं, ठीक है। 5 लेक्चर में तो कराऊंगा ही। तो 11th मेरी खत्म हो रही है, आप समझ रहे हो। और 12th सिर्फ 2 महीने की होती है, 12th जूलॉजी की 12th सबसे छोटी होती है, छोटी का मतलब 2 महीने की होती है, बहुत टाइम नहीं होता 12th के अंदर। तो मेरे सिलेबस का तरीका देख रहे हो ना, कि अगर मैं ऑलरेडी क्वेश्चन जितने जरूरत है मैं करा रहा हूँ, डीपीपी ऑलरेडी हम लोग दे ही रहे हैं, सब चीजें कर ही रही हैं, कर चली रही है आपकी पैरेलल। अगर तुम सब कुछ, मैं यहाँ पर एक एक टॉपिक पे 50-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सकता हूँ। वैसे तो मैं क्वेश्चन आज लेकर के आया हूँ एनिमल किंगडम में, लेकिन ठीक है करा सकता हूँ। लेकिन तुम देख लो कोर्स मार्च अप्रैल में खत्म होगा जाकर के, या फिर क्या काम होगा लास्ट टाइम पर घरी कर दिया जाएगा, घरी, जैसे मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स में होता है, ठीक है। बड़ा धीरे धीरे कराते हैं, धीरे धीरे फीडबैक लेने के लिए, फीडबैक लेना भाई धीरे धीरे कराओ, धीरे धीरे कराओ। हाँ फीडबैक कब तक लिया जाता है, फीडबैक लिया जाता है दिवाली तक, ठीक है। दिवाली खत्म, अब कोई फीडबैक नहीं आएगा, उड़ा दो। अब वो काम तो नहीं होगा, ये तो मेरी इतनी मतलब 16-17 साल की हिस्ट्री में नहीं हुआ, पास्ट में पता कर लो, तो वो काम नहीं होगा। मेरा पैटर्न एक कांस्टेंट स्पीड से चलेगा और चलता रहेगा, ठीक है। हाँ मुझे पता है कि मेरे बच्चों को दिक्कत क्या आ रही है, कि बच्चों से मैं कांटेक्ट में रहता हूँ, ठीक है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, मैं 10 बच्चे छांट लेता हूँ, रैंडम कॉल कर लेता हूँ, और उनसे कुछ समस्या मालूम पड़ जाती हैं, तो उसको मैं लेकर के फिर यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन कर देता हूँ, कि मैक्सिमम बच्चे वैसे ही होते हैं, समझे। तो मेरा अपना अलग तरीका है, ठीक है। और रही क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन तो मैं साथ लेकर के भी आया हूँ जहां जहां मुझे लगेगा, क्योंकि बायोमोलिक्यूल में मुझे बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन कराने हैं, तो उसका मैं एक अलग पैटर्न लेके चलूंगा, ठीक है। क्योंकि बायोमोलिक्यूल में 2 से 3 बार रिवीजन कराऊंगा, एक बार थ्योरी मैंने पक्की करा दी एनसीईआरटी की लाइन लाइन मिला मिला करके, दूसरे राउंड के अंदर मैं एक एक टॉपिक को उठाऊंगा, उसके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो कराऊंगा, फिर टॉपिक फिर क्वेश्चन, टॉपिक फिर क्वेश्चन, टॉपिक फिर क्वेश्चन, ठीक है। मतलब मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि तुम भूलो ना कभी, और किसी भी लेवल का क्वेश्चन आए घुमा के टेढ़ा करके तुम करके आओ, ठीक है। चलो बात बाकी का, ठीक है। ये समझ में आ गया टारगेट क्या है, आगे बढ़ो। अगला हम पढ़ने वाले हैं बेसिक फीचर ऑफ ऑल एनिमल। भाई ऑल एनिमल्स के बेसिक फीचर क्या होते हैं भाई। जैसे मैं छोटा था तो मैं, मुझसे लोग कहते थे जब छोटा था कि अमीबा एनिमल है या नहीं, मैंने अमीबा तो एनिमल है, छोटा बच्चा है वो तो भाई जंतु ज्ञान में पढ़ रहे हैं, एनिमल है। तब कहते ना एनिमल नहीं है, एनिमल नहीं है, उसके लिए हमने एक अलग घर बनाया है, एनिमल के घर में नहीं रखा हमने उसको। मैंने यहाँ कैसी बात कर रहा है भाई, ठीक है। और सरकारी स्कूल में पढ़े हैं हम लोग तो, ठीक है, कैसी बात कर रहा है भाई। भाई अमीबा, देखो ध्यान रखना, एक अच्छा टीचर वही हो सकता है जो बहुत स्ट्रगल करके निकला हो, ठीक है। हाँ ध्यान रखना, क्योंकि उसने उसने उन चीजों को फील किया है। अगर मैं वो चीजें फील ही नहीं की मैंने आज तक, तो मैं वो चीजें मेरी निकलेंगी नहीं यहाँ से, आप समझ रहे हो ना। मैंने हर वो ताव चढ़ाव, वो समस्याएं जो फेस की थी, हिंदी मीडियम से था, ठीक है। तो फेस तो करनी, हिंदी मीडियम के बच्चे को बहुत मेहनत करनी होती है, आपको पता है। तो वो चीजें फील की हैं, ठीक है। बहुत डाउन अप डाउन अप डाउन, और फिर कॉम्पिटिट करना है जो भाई उस समय के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते थे उनके टीचरों से। तो इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, और समझ रहे हो ना, फिर जाकर के एमएससी स्टैंडर्ड को पढ़ाना चालू किया, ठीक है। तो चीजें, आप अगर जितना स्ट्रगल कर रहे हो तो समझ लो उतना ज्यादा आप सीख रहे हो। कभी स्ट्रगल से भागना नहीं है, ठीक है। जितना लाइफ में स्ट्रगल होगा उतना आपको सीखने को ज्यादा मिलेगा। मुझे याद है जब पहली बार मैं जैसे आगरा रहता था, आगरा से पलवल पढ़ाने आता था, ठीक है। अगर आप सुन लोगे ना तो दंग रह जाओगे, ठीक है। यस, सुबह निकलता था और ट्रकों में ऐसी टंग करके, ठीक है,
कई बार तो जो ऐसे ट्रक नहीं सस्ता देखते थे, नहीं सस्ते में पहुंच जाए वहां तक, स्कूल तक, ठीक है। तो ट्रक की बॉडी नहीं होती थी, अब बिना बॉडी का ट्रक जो होता था ना, वो ड्राइवर तो सीट पे बैठा, कोई सीटें तो है नहीं, अब ट्रक उड़ रहा है, मैं पकड़ रहा हूँ, उड़ ना जाऊंगा, उड़ गया तो पता है हवा में चला जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशनें भी थी। कई बार एक महाकौशल ट्रेन जाती थी, पैर फ्रैक्चर हो गया था पैर में उस समय, तो ट्रेन बिल्कुल मधुमक्खी की छत्ते की तरह भर के जा रही है, बस सोचो बस कैसे भी बस लटक जाऊं उसके ऊपर, पहुंच जाऊं कैसे भी घर तक। तो समझ रहे हो, ये चीजें इतना आसान नहीं होती चीजें, ठीक है, बहुत चीजें होती हैं बैकग्राउंड में, तब जब आप स्ट्रगल करते हो तब सीखते हो कि एक्चुअल में कैसे फाइट की जाती है। बिना स्ट्रगल के कोई चीजें नहीं आती हैं, ठीक है। कोई कहे कि मतलब समझ रहे हो ना, हाँ, ऑनलाइन का जमाना अलग है, ऑनलाइन में तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। लोग टिप टॉप होकर के आते हैं, ठीक है, दूसरे के लेक्चर टीपते हैं, उठा के छाप देते हैं, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। ऑफलाइन के अंदर असली मतलब असली चीज ऑफलाइन में नहीं नजर आती है, बच्चा सामने होता है और गजब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यस, और भांति भांति का बच्चा, क्योंकि जहां मैं पहले दिल्ली में ही था स्टार्टिंग में, ठीक है। उस समय मतलब जिस ब्रांड की बात कर रहा हूँ, आकाश ही था, बोल जहाँ तो बोल ही सकता हूँ, उसमें साउथ एक्स की ब्रांड थी। तो उसमें क्या था उस जमाने में कि हर स्टेट के टॉपर बच्चे एक टॉप मोस्ट के टॉपर सेंटर पर आते थे, वो टॉपर सेंटर कहा जाता था। तो मैं हर मतलब स्टेट के बच्चों को पढ़ाया, और हर स्टेट के नवोदय के वो टॉप बच्चे, तो उनसे सीखा हूं मैं एक्चुअल में। मैं रियल बताऊं ना, टीचर पढ़ के नहीं सीखता है, टीचर बच्चों से सीखता है, ठीक है। तुम जितने अच्छे क्वेश्चन मुझसे करोगे, ठीक है, उस स्टार्टिंग मुझे याद है, कई क्वेश्चन तो मैं बच्चों से कहता ना, आज नहीं कल बताऊंगा तुझे, ठीक है। मुझे पता थी बच्चों की क्रिएटिविटी है ना, वो क्या क्या पूछ सकता है, तब फिर जाकर के उस कंसेप्ट को डिजाइन करके उसको बताता था, ठीक है। तो इसलिए मुझे पता है कि स्ट्रगल से चीजें सीखी जाती हैं। वापस आ जाओ, ठीक है। तो बेसिक फीचर ऑफ ऑल एनिमल, तभी की बात कर रहा था। तो मुझे लगता था कि अमीबा को, ठीक है, एनिमल क्यों नहीं बोलते, क्योंकि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में अमीबा को एक्चुअल में, ठीक है, प्रोटिस्टा में रखा गया है, किंगडम एनिमेलिया में नहीं रखा गया। तो अब एक बच्चा पूछेगा सर क्यों नहीं रखा गया, क्यों नहीं रखा गया? तो पहली शर्त है, पहली शर्त क्या है कि एनिमल में उसी को रखा जाएगा जो मल्टी सेल्यूलर है। पहला फीचर क्या है, फर्स्ट क्या है, मल्टी सेलुलर होना चाहिए, मल्टी सेलुलर। यू कैरियोटिक होना चाहिए, ठीक है, यू कैरियोटिक होना चाहिए। समझ में आया भाई, मल्टी सेलुलर होना चाहिए, यू कैरियोटिक होना चाहिए, और हॉलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी ने रखा है। हॉलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, समझना मेरी बात, हॉलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हॉलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये सर क्या होता है हॉलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? वैसे बहुत सारे फीचर हैं किंगडम एनिमलिया के, पर अभी एनसीईआरटी के 3 पॉइंट उठाए, ठीक है। हाँ, जैसे सेंसेशन, सेंसेशन भी एक तरीके से भाई मोस्टली एनिमल्स में ही मिलता है। हाँ, वो टच मी नॉट वाला प्लांट है, उसको छोड़ दो, तो मोस्टली एनिमल्स में मिलता है, ठीक है। मतलब एनिमल और प्लांट के अंदर देखा जाए तो प्लांट्स के पास जीन एनिमल से ज्यादा है, प्लांट में भी जीवन होता है, ठीक है, पर प्लांट को काटा जाए तो उसको दर्द नहीं होता। हाँ, उसको पता नहीं चलता कि यार ये मेरा पार्ट कट रहा है। पर एनिमल को एक, समझ रहे हो, सुई भी चुभोई जाए तो उसको दर्द होता है, पेन होता है। तो स्पिरिचुअल साइंस के अंदर जो मैंने पढ़ा, कि मैंने कहा यार प्लांट को भी लोग मार देते हैं, तो भी मतलब स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से तो गलत है ना, ठीक है, जैसे कि लगता है ना हत्या कर दी, तो एनिमल को मारना ही गलत क्यों है, मतलब अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल साइंस, ठीक है। वैसे अगर इकोलॉजिकल के हिसाब से देखा जाए तो ये फूड चेन है, ठीक है, बट समझ रहे, एक फूड चेन है। पर स्पिरिचुअल साइंस कहती है, वो गलत नहीं कहती, वो कहती है कि अगर आप किसी को मार रहे हो, ठीक है, और उसको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो गलत है, ठीक है, पेन नहीं होना चाहिए, पेन हो रहा है तो गलत है। समझ में आया? हाँ। तो प्लांट को इसलिए उन्होंने बोला कि प्लांट को पेन नहीं होता, ठीक है, प्लांट के एक पार्ट को कट कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ग्रो कर जाता है, फिर ग्रो कर जाता है, फिर कट करोगे और ग्रो करेगा। जितना कट करोगे उतना ही उसमें ब्रांचिंग पैटर्न ज्यादा निकलेंगे, ठीक है, वो और बेटर फ्लावर्स निकालेगा और फ्रूट्स निकालेगा। तो ये पैटर्न है, समझे या नहीं समझे? देखो, एनिमल को मारना तो सही नहीं है, ठीक है, ह्यूमन के लिए, क्योंकि ह्यूमन को नेचर ने ब्रेन दिया है, ठीक है, सबसे टॉप श्रेणी में रखा है, ये मतलब स्पिरिचुअल साइंस कहती है।
ठीक है, उसके पास अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं फूड के। बट जो एनिमल्स होते हैं जिनके पास अल्टरनेटिव रिसोर्सेज नहीं है, उनकी गट को ऐसा नहीं बनाया गया तो उस फूड चेन का पार्ट है, तो उनके लिए वो गलत नहीं है। समझ रहे हो, ये एक्सप्लेनेशन है वो मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसलिए ह्यूमन को एक, हाँ, पर कुछ इकोलॉजिकल जगह होती हैं, जैसे कुछ सी भाई समुद्री इलाके हैं जहां पर सब्जियां नहीं हो सकती, तो वो सी फूड पर डिपेंड हैं, तो फूड चेन का पार्ट हो गया, ठीक है। तो कई चीजें होती हैं, अगर आपके पास अल्टरनेटिव रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, तो आप एनिमल को यूज कर रहे हो तो वो लोग कर ही रहे हैं लोग, ठीक है, उसका पार्ट ही है उसका। हाँ, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जहां आप बिना कष्ट के किसी को, मतलब आप समझ रहे हो, आप प्लांट को यूज कर रहे हो, तो मतलब एक डेफिनेशन हैं अपने अपने हिसाब से, ठीक है। तो मैं मतलब हस्तक्षेप नहीं करूंगा, बट मेरे हिसाब से चीजें अपनी अलग है, और इकोलॉजिकल के हिसाब से चीजें अलग है, ठीक है। और स्पिरिचुअल साइंस अलग कहती है और बायोलॉजिकल साइंस थोड़ा अलग कहती है, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, होलोजॉइफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, ये तीन मेन फीचर हैं, एटसेट्रा कर देता हूं मैं। जिन भी एनिमल्स के पास ये तीन फीचर्स होते हैं, होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है सर? होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि किसी भी पार्ट ऑफ एनिमल या पार्ट ऑफ प्लांट को लेकर के इंगल्फ कर लेना, कंप्लीट एनिमल को इंगल्फ कर लेना, कंप्लीट प्लांट को इंगल्फ कर लेना, या उसके किसी पार्ट को लेकर के इंगल्फ कर लेना, इसको होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। एनिमल मिल्क हमारे लिए नहीं बनाया गया। बायोलॉजी तुम पढ़ोगे ना तो बड़ा शॉक्ड हो जाओगे। एनिमल मिल्क हमारे लिए बना ही नहीं है, हमारे अंदर मिल्क डाइजेस्टिव एंजाइम होते ही नहीं है, ठीक है, हाँ, समझे। स्टार्टिंग के अंदर भाई ह्यूमन के लिए ह्यूमन मिल्क बनाया गया है, ठीक है, हाँ, क्योंकि वो डाइजेस्टेबल होता है, और उसको डाइजेस्ट करने वाला भी जो रेनिन होता है वो इनिशियल कुछ मंथ या कुछ ईयर तक होता है बस, ठीक है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, फिर नहीं निकलता। यानी हम मिल्क के लिए बने ही नहीं है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के लिए हम बने ही नहीं है, बायोलॉजिकल दृष्टि से देखा जाए तो। गट और आपका जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो मिल्क डाइजेशन के लिए नहीं बना, ठीक है, हाँ, रियलिटी है, ये रियलिटी है, मैं नहीं तुमको डॉक्टर बनोगे समझ जाओगे, पर फिर भी हम उसमें से न्यूट्रिएंट को ले लेते हैं, वो एक अलग बात है। तो कभी कभी लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है, नहीं वो उनको मतलब नहीं ले पाते, तो ठीक है, कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, बट ह्यूमन बॉडी मिल्क के लिए नहीं बनी, समझे। हाँ, अब आ जाओ नेक्स्ट। तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, जहां जहां देखने को मिलेगा ये सब, उन सबको हम क्या बोलते हैं, ऐसे एनिमल्स को जिनमें ये चीजें देखने को मिलती हैं, बताओ। उनको बोलते हैं मेटाजोन्स, ऑल आर मेटाजोन्स, वो सारे मेटाजोआ हैं जिनके अंदर मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं, यानी एक से ज्यादा सेल के मिलने से बनते हैं, और होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पकड़ के इंगल्फ करने की एबिलिटी है उनके पास, तो क्या बोलते हैं इनको, मेटाजोआ। मेटाजोआ, ऑल आर मेटाजोआ, ऑल आर मेटाजोआ। अब मेटाजुआ को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, यस, मेटाजोन्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ओल्ड टाइप के, जो कह सकते हो कि प्रिमिटिव टाइप टर्म यूज करते हैं, ठीक है, जो स्टार्टिंग में मेटाजोन्स बने थे ना, प्रिमिटिव टाइप, उनको पैराजुआ बोलोगे, पैराजुआ, ठीक है। और फिर एडवांस टाइप के जो मेटाजोन्स बने थे उनको यू मतलब ट्रू मेटाजुआ बोलोगे। उसको डिवाइड कर सकते हो पैराजुआ के अंदर, पैरा जुआ एंड यू मेटाजुआ, पैराजुआ एंड यू मेटाजुआ। अब बताओ, ये समझ में आया? अब बात आती है, सर पैराजुआ किस बेस पर आपने पैराजुआ और यू मेटाजुआ में डिवाइड किया, मेटाजुआ को या मेटाजुअंस को, ठीक है, किसके बेस पर, मैं बताता हूं, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहता हूं बेटा, जिन एनिमल्स में ओनली सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है वो ऑल आर पैराजुअंस, तो यहां क्या देखने को मिलेगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है समझाऊंगा अभी। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पर
कई एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें सेलुलर के अलावा टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। यहां पर क्या होगा? टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन सबको हम बोलते हैं यू मेटाजोन्स। एक्चुअल में ट्रू मेटाजोन्स, यू का मतलब होता है ट्रू मेटाजोन्स। यू मतलब ट्रू, कहीं पर भी यू टर्म आ गया तो यू का मतलब हो गया ट्रू। ट्रू मेटाजोन्स। तो एग्जांपल बताओ, पैराजुआ, भाई जितने भी आपने अभी मैंने सारे एग्जांपल लिखाए हैं, तो इनमें से अकेले ये होते हैं पैराजुआ। ये क्या है? पैराजुआ, पैराजुआ। इसको छोड़ करके ये सारे और ये सारे, ये सारे और ये सारे, ऑल आर यू मेटाजोन्स, ऑल आर यू मेटाजोन्स। ऑल आर यू मेटाजोन्स। यानी पॉरीफेरा के अंदर आपको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पर आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, यहां पर ऑर्गन और फिर सब के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, पैराजुआ का एग्जाम्पल एक ही है, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा, इन सब एक एक फाइलम को डिटेल में लेके चलूंगा, ठीक है। अब यहां पर सीलेंट्रेटा से लेकर के टू कॉर्डेटा, सारे एनिमल, सीलेंट्रेटा से लेकर के कॉर्डेटा, जितने भी एनिमल्स आते हैं ऑल आर यू मेटाजुआ। सिंपल सी बात। सारा खेल बस तुम्हें ये याद रखना है, कुछ भी नहीं करना। ये पहली स्लाइड बनाई है ना, आपको ये याद रखना है, सीक्वेंस याद रखनी है, बस यही आपकी बार बार रिपीट होगी। इनके एग्जाम्पल, इनकी प्रॉपर्टी, इनके फीचर्स, समझ रहे हो ना? बस इसी पे ये सारा एनिमल किंगडम इसी पर बेस्ड है। चलो अब हम बात करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हमें पढ़ना है यहां पर। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यानी इतने सारे एनिमल्स हैं, सोचो इतने सारे एनिमल्स हैं, इतने सारे एनिमल्स, फिर इनके भी ढेर, समझ रहे हो? इन सारे एनिमल्स को किस आधार पर, किस बेस पर आप क्लासिफाई कर सकते हो। तो ये पहला चैप्टर यही कहता है एनिमल किंगडम का, कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हम यहाँ सारे एनिमल को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ। जैसे मैं तुम्हारी क्लास में गया और भाई मुझसे कहा गया कि सर आप जाओ और आज अपनी क्लास में सारे बच्चों को क्लासिफाई करो, तो मैं कहूंगा यार किस बेस पर क्लासिफाई करूं भाई, कोई तो बेस चाहिए। मैं क्लास में गया, बेटा आज तुम सबको क्लासिफाई करना है। सर कैसे करोगे, मैं किस बेस पर करूं? तो बच्चों ने कहा सर आप ढूंढो क्लास में कौन से बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे सिंगर हैं। तो मैंने पहली प्रॉपर्टी लिखी, ऑन द बेसिस ऑफ सिंगिंग आई एम क्लासिफाई दिस क्लास, ठीक है। तो ठीक है, एक बेस बना लिया मैंने सिंगिंग के बेस पर, ठीक है। फिर सर सब्जेक्ट लेकर के आओ, कि सर फिजिक्स में कौन उस्ताद है, तो फिजिक्स के बेस पर। केमिस्ट्री में कौन है, केमिस्ट्री के बेस पर। बॉटनी में कौन है, बॉटनी के बेस पर। सर जूलॉजी में कौन धुरंधर है, मास्टर है, आपका सच्चा शिष्य है, ठीक है, मतलब चेला, ठीक है। तो भाई सही चेला ढूंढना है, तो बढ़िया, ठीक है, उसके बेस पर भी क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमने कुछ बेसिस बनाए, कुछ बेसिस बनाए जिसके आधार पर हम सारे एनिमल को क्लासिफाई करेंगे। समझ में आया? तो अब इस चैप्टर के अंदर जो हम बताना चाह रहे हैं वो समझने की कोशिश करना। तो हम बात क्या कर रहे हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पहला इसके अंदर आएगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि किन एनिमल में किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके आधार पर आप क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे किसी में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी में टिश्यू, किसी में ऑर्गन, किसी में ऑर्गन सिस्टम, तो उसके बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं ना। यस, जैसे समझना, बहुत सारे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजुआ हुआ करते थे। फ्लैजिलेटेड का मतलब है इनके पास फ्लैजिलम हुआ करते थे। और प्रोटोजुआ तो किंगडम
उस अकॉर्डिंग टू विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एनिमेलिया में आते ही नहीं है, ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ हैं। ये किंगडम एलिमेलिया में नहीं आते, ठीक है। तो सबसे क्या पहले क्या हुआ, इन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ ने मिलकर के एक मल्टी सेलुलर ऐसे नहीं, मिलकर के पहला मल्टी सेलुलर एनिमल बनाया। और जिसमें किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, समझना की कोशिश करना कैसे बने। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन आया, ठीक है, ए लिख देता हूं, सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन आया सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। कैसे आया भाई, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ ने मिलकर के मल्टी सेलुलर एनिमल बनाया, जिसको हमने नाम दिया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहां, कौन सा मल्टी सेलुलर एनिमल था, जरा बताओ, एग्जांपल बताओ इसका। सबको पता है, पॉरी फेरा यानी स्पॉन्ज। स्पॉन्ज ऐसे तो बने थे, बहुत सारे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ आए, मिल करके इन्होंने एक साथ रहना चालू कर दिया और पहला पहला मल्टी सेलुलर एनिमल बनाया, ठीक है। और इसको हमने नया नाम दे दिया, फाइलम पॉरीफेरा। इसमें कैसा ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आया, आगे जाकर के आगे जाकर के इन सारी सेल ने मिलकर के एक जैसा फंक्शन करना चालू कर दिया। और आप जानते हो, जब कई सेल मिलकर के जिनका ओरिजिन सेम हो, फंक्शन सेम हो, ठीक है, एक एक जैसा फंक्शन करते हैं, तो नाम क्या रख दिया हमने उसको, टिश्यू। तो अगला क्या आया, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और टिश्यू के बाद कई टिश्यू मिलकर के क्या बनाएंगे, कई टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन। कई टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं। फिर क्या आया, और इवोल्यूशन हुआ, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और आप जानते हो, फिर आगे जाकर के कई ऑर्गन ने मिलकर के एक ही काम को परफॉर्म किया। जैसे आप जानते हो, डाइजेशन के लिए कई ऑर्गन मिलकर के डाइजेशन करते हैं ना, समझ रहे हो, तो उसको बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जब कई ऑर्गन के मिलने से सिस्टम बना। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी सबसे पहले प्रोटोजोआ से सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना पॉरीफेरा के अंदर, फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया। ये कहां आया, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ठीक है, फिर ऑर्गन, भाई कई टिश्यू के मिलने से ऑर्गन बने। फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां देखने को मिलेगा, प्लेटी एलमंथीज। प्लेटी हेलमिंथीज, यानी स्टेप बाय स्टेप चीजें बनती चली गई। पहले ये बने, फिर ये बने, फिर ये बने, और फिर आगे जाकर के एसके एलमंथीज बने, फिर एनिडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, यस, एंडला, ठीक है, फिर आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का, इखाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, देन फाइनली कॉर्डेटा, ठीक है। यानी इसके बाद जितने भी एनिमल मिले, सब के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। मतलब एसके एलमंथीज से
एसके एलमंथीस से लेकर के कॉर्डेटा। एसके हेलमंथीस से लेकर के कॉर्डेटा, सबके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनना चालू हो गया। अब मुझे बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, इस तरीके से एनिमल को हमने, सारे एनिमल को क्लासिफाई कर दिया। पहला, किसी को कोई डाउट? नो, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, फिर हमने देखा कि ऑर्गन सिस्टम में भी हमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिली, यानी इसमें भी हमें कुछ पैटर्न देखने को मिले, इसमें भी आगे जाके कुछ पैटर्न देखने को मिले। वो पैटर्न क्या थे? वो पैटर्न क्या थे? यहां जाओ। वो थे पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गन सिस्टम में भी आप क्लासिफाई कर सकते हो। यस, पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये पैटर्न क्या थे समझना मेरी बात। जैसे मैं दो सिस्टम ले रहा हूं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम ले लेता हूं, एक सर्कुलेटरी सिस्टम ले लेता हूं, इससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। एनसीईआरटी ने भी दो सिस्टम लेके समझाया इसको। ठीक है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करता हूं तो यहां भी आपको अलग अलग पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। सर कैसे? जैसे कुछ एनिमल के अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है, पर कई एनिमल के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है। अच्छा, यस, इनकम्प्लीट और कई में कंप्लीट। ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम में भी कुछ पैटर्न देखने को मिले। भाई कई एनिमल ऐसे थे स्टार्टिंग में जिनमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम था, पर कई के अंदर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला। अच्छा, यस, ओपन एंड क्लोज। क्लोज टाइप। ठीक है, अब बस एग्जाम्पल याद रखने हैं इसमें, ओनली एग्जाम्पल पूछेगा कि कौन से एनिमल है जिनमें इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है। इनकम्प्लीट से मतलब क्या है? इनकम्प्लीट से मतलब है सिंगल ओपनिंग होती है इनके पास, सिंगल ओपनिंग, और नीचे से बंद होगा, ब्लाइंड सैक। यानी यहां से फूड इन भी करेगा, फूड की एंट्री भी होगी सिंगल ओपनिंग से, और फूड बाहर भी निकलेगा। यानी सिंगल ओपनिंग एक्ट एज माउथ एंड एनस। तो ऐसे एनिमल को हम क्या बोलेंगे भाई इसका? और नीचे से क्या होगा? बंद। नीचे से क्या होगा? बंद होगा। ब्लाइंड सैक कहते हैं इसको, ब्लाइंड सैक। नीचे से बंद है, ब्लाइंड सैक है। सिंगल ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग। तो कहां मिलेगा ऐसा आपको सिस्टम? आप जानते हो ऐसा सिस्टम आपको पॉरीफेरा में मिलता है, ऐसा सिस्टम आपको सीलेंटेटा में मिलता है, ऐसा सिस्टम आपको टीनोफोरा में मिलता है,
ठीक है। अच्छा एक काम कर सकते हैं, पॉरीफेरा नहीं बोलोगे क्योंकि पॉरीफेरा में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, इसलिए इस एग्जांपल को मैं हटा दे रहा हूँ, फिर से लिखता हूँ, जगह यूज हो जाएगी। सिंगल ओपनिंग सिलेंटेटा, टीनोफोरा और प्लेटियल मंथीज। बस 3 ही एग्जांपल हैं, जबकि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है बोथ ओपनिंग प्रेजेंट है, माउथ भी है एनएसपीएस के पास। दोनों ही प्रेजेंट है, माउथ एंड एनस बोथ आर प्रेजेंट। वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पूरी प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल होती है। वो कहां से चालू हो गया था आप समझ गए होगे, एस्केलमंथीज से। से कॉर्डेटा, सबके अंदर, एक्सेप्शनल केस तो सभी जगह होते ही हैं, बट कंप्लीट डाइजेस्टिव लगभग सबके अंदर देखने को मिलेगा, एस्केलमंथीज टू कॉर्डेटा। पॉरीफेरा तो बेटा, पॉरीफेरा तो यूनिसेलुलर होता है, गधा है, कौन है ये, नाम तो पढ़ो सर। पॉरीफेरा तो यूनिसेलुलर होता है, हिमांशु। अरे हिमांशु तू इतना गधा कैसे हो सकता है? अगर पॉरीफेरा यूनिसेलुलर होता तो हम बताओ उसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम एनिमेलिया में क्यों रखते? किंगडम एनिमेलिया की तो पहली शर्त ही है कि यूकैरियोटिक को मेटाजुआ बोलते हैं सर। हाँ, मेटाजुअंस 2 शर्तों के बेस पर रखते हैं भाई, 3 शर्त मेन है, मल्टी सेलुलर होना चाहिए, यूकैरियोटिक होना चाहिए और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए, तो उसको आप मेटाजुआ बोलोगे। समझ रहे हो? नाइडेरियंस और सिलेंट्रेट एक ही होते हैं, समझाऊंगा पूरी कहानी। पहले एक ही घर के 2 भाई थे, समझ रहे हो, और उस घर का नाम था सिलेंट्रेटा। बाद में उन भाइयों में फूट पड़ गई, तब जाकर के सिलेंट्रेटा को हमने डिवाइड किया नाइडेरिया और टीनोफोरा के अंदर, जो पहले एक ही घर में रहा करते थे। तो आज के डेट में नाइडेरियंस को आप सिलेंट्रेट बोल सकते हो, टेंशन मत लो। अब नहीं नहीं क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, ठीक है, कई सेल मिलकर के उस बॉडी को बना रहे हैं। तुम्हें पता है, कुछ ज्यादा मैं समझाने की कोशिश करूं ना कंसेप्ट, तुम गधों की बोले। ये प्रोटोजुआ है, ये प्रोटोजुआ यूनिसेलुलर है, यूनी सेलुलर, ये प्रोटोजुआ है, सब प्रोटोजुआ, ठीक है। ये एनिमल नहीं होते, इनसे मिलकर के पहला एनिमल बना पॉरीफेरा। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जहां पर हर सेल अपना अलग अलग फंक्शन करती है, पर मल्टी सेलुलर, मैंने बताया इनके मिलने से क्या बना, मल्टी सेलुलर एनिमल। कौन सा मल्टी सेलुलर एनिमल? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसमें? पॉरीफेरा के अंदर। तो यूनिसेलुलर कैसे हुआ हिमांशु? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब नहीं समझ में आया? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कई सेल मिलकर के, अभी टिश्यू नहीं बने, कई सेल मिलकर के उस बॉडी को बना रहे हैं, जिनमें टिश्यू नहीं है, जिसमें ऑर्गन नहीं है, जिसमें ऑर्गन सिस्टम नहीं है, ठीक है। सेल अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई सेल रिप्रोडक्शन का, कोई डाइजेशन का, कोई किसी चीज का, ठीक है। तो इसको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, सेलुलर नहीं बोलते, ठीक है। यूनिसेलुलर तो उसको बोलेंगे, प्रोटोजुआ को। तुम गुस्सा दिला देते हो यार। चलो ओपन टाइप, ओपन टाइप की बात करता हूं तो ओपन क्लोज तो जानते ही हो ना, सर्कुलेटरी सिस्टम में मैं पूरा ह्यूमन फिजियो पढ़ा चुका हूं, ठीक है, जिसमें बॉडी कैविटी के थ्रू ब्लड फ्लो कर रहा है, ओपन है, जिसमें क्लोज सिस्टम में ब्लड फ्लो कर रहा है, क्लोज है। एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं आपको यहाँ तो, ठीक है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहां देखने को मिलेगा जरा बताओ? सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हो गया था एनीलिडा, एनीलिडा में तो लीच में होता है बस, लीच इन एनीलिडा। चलो
फिर इसके अलावा एनिडा के बाद क्या आएगा, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में ओपन होगा, ऑर्थोपोडा। फिर आएगा मोलस्का। मोलस्का में ओपन होगा एक्सेप्ट सेफेलोपोडा, मोलस्का भी ठीक है। फिर आगे आ जाओ, मोलस्का के बाद एखाइनोडर्मेटा, उसमें तो होता ही नहीं है, ठीक है, ओपन क्लोज छोड़ो। हेमिकॉर्डेटा ओपन होगा। ठीक है, अब क्लोज टैब पर आ जाओ, मेन में लिख रहा हूं सारे जो एनसीईआरटी के वो। अब यहां क्लोज, ठीक है, एनिलिडा, पूरा एनिलिडा कंप्लीट एक्सेप्ट लीच, क्लोज। आर्थ्रोपोडा में कौन, नहीं, मोलस्का में कौन, सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा इन मोलस्का। मोलस्का में सिर्फ सिफेलोपोडा होते हैं, जैसे ऑक्टोपस, उनके अंदर क्लोज्ड होता है, बाद बाकी के सबके सारे मोलस्का के अंदर ओपन होता है, ठीक है। एंड हो गया सिफेलोपोडा हो गया। अब कॉर्डेटा, ठीक है, हाँ, यहां तक कोई डाउट भाई? एक आध एक्सेप्शन केस तो होते ही हैं, एक्सेप्ट यूरोकॉर्डेटा बोल सकते हो, ठीक है, एक्सेप्ट यूरोकॉर्डेटा। यहां पर लिख देता हूं यूरोकॉर्डेटा। ये कॉर्डेटा में आते हैं, पर इनके अंदर ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बस। इससे ये फायदा होगा आपको, पूरा एनिमल किंगडम के सारे एनिमल आपके सामने, किस में ओपन होता है, किस में क्लोज होता है, किस में इनकम्प्लीट होता है, किस में कंप्लीट होता है, लास्ट में बड़ा हेल्प मिलती है इससे, ठीक है। तो ये दूसरा पैटर्न आपके समझ में आ गया होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है ओपन एंड क्लोज के अंदर? अच्छा, आज मैं, कोई नहीं। अच्छा, आप सिमिट्री की बात करता हूँ, सिमिट्री की स्लाइड बनी हुई रखी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सिमिट्री क्या होती है ऐसे समझो, आपको पता होना चाहिए एक्सिस और प्लेन। जैसे मान लो, एक मिनट रुको, जैसे मान लो ये एक सिलिंड्रिकल बोतल है, ठीक है। इस सिलिंड्रिकल बोतल की अगर मैं बात करूं, तो इसकी एक्सेस क्या होगी सिलिंड्रिकल बोतल की? इस सिलिंड्रिकल बोतल की एक्सेस क्या होगी? इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच पास फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी। एक स्ट्रेट लाइन जो किस बॉडी के सेंटर से पास कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सिस बोलेंगे। तो इस बोतल की एक्सिस क्या है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच पास फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी, वो इस बोतल की एक्सिस है। मेरे सेंटर से जो स्ट्रेट लाइन पास होगी वो मेरी एक्सिस होगी, इस बोतल के सेंटर से जो स्ट्रेट लाइन पास होगी वो इस बोतल की एक्सिस होगी। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? दिख पा रही है क्या? एक्सिस समझ में आ गया? सर प्लेन क्या होता है? प्लेन, प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस, मिल गया। प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस, प्लेन एक फ्लैट सरफेस है। प्लेन एक फ्लैट सरफेस है। प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस विच डिवाइड द बॉडी इनटू इक्वल टू पार्ट। जो बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है वो एक सिंगल प्लेन है। मैं ऐसे डिवाइड करूंगा, दूसरा प्लेन आ गया, ऐसे डिवाइड करूंगा, तीसरा प्लेन आ गया, ऐसे डिवाइड करूंगा, चौथा प्लेन आ गया। यानी एक फ्लैट सरफेस जो बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकती है वो प्लेन कहलाता है, ठीक है, वो प्लेन कहलाता है। समझ में आ गया होगा? और सेंटर, imaginary straight line, imaginary straight line which pass from center of the body। एक इमेजनरी स्ट्रेट लाइन जो बॉडी के सेंटर से पास करती है उसको हम एक्सिस बोलते हैं। आई या नहीं आई?
जी सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक्सिस और प्लेन की बात कर दी है। अब मैं तुमसे कहूं, ये छोड़ो उसको, अब मैं तुमसे कहूं बेटा, ये आपके सामने एक एनिमल है, इसको सिर्फ एक ही प्लेन में, भाई मैं सिर्फ यहां से एक सिंगल प्लेन के अंदर, ओनली सिंगल प्लेन में दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, दो इक्वल पार्ट के अंदर, लेफ्ट और राइट टू इक्वल पार्ट में, ओनली एक ही प्लेन है। मैं यहां से करूंगा तो भी इक्वल नहीं होगा, यहां से करूंगा इक्वल नहीं होगा, बस सिंगल प्लेन में अगर दो पार्ट में डिवाइड कर पा रहा हूं, लेफ्ट और राइट, सिंगल प्लेन में लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर पा रहा हूं, तो क्या बोलते हैं इसको, बायलेटरल सिमेट्री। क्या बोलेंगे इसको, बायलेटरल सिमेट्री। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, इस एनिमल को, ये तो होगी एक्सिस, इसकी एक्सिस, एक्सिस, एक्सिस से इस एनिमल को मैं इस प्लेन में भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, इस प्लेन में ऐसे कट करूंगा तब भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। समझ में आया? अगर मैं एक से ज्यादा प्लेन में किसी एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं एक से ज्यादा प्लेन में, वो दो भी हो सकते हैं, वो तीन भी हो सकते हैं, वो 10 भी हो सकते हैं, पर एक से ज्यादा प्लेन में, मोर देन वन प्लेन, समझना, ये फर्स्ट प्लेन हो गया, ये सेकंड प्लेन हो गया, एक से ज्यादा प्लेन में किसी भी एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं सेंटर एक्सिस से, तो इसको हम रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? रेडियल सिमेट्री। और सोचो कोई ऐसा एनिमल है जिसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर ही नहीं सकते, हाँ, उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर ही नहीं सकते किसी भी प्लेन में सेंटर एक्सिस से, तो क्या बोलेंगे इसको? एसिमेट्रिक। भाई कोई सिमेट्री ही नहीं है, सिर्फ सेंटर एक्सिस से दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, बायलेटरल, सेंटर एक्सिस से दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है, रेडियल सिमेट्री। और दो, समझना मेरी बात, मैं किसी किसी भी तरीके से उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर ही नहीं सकता, तो एसिमेट्री कहलाती है। तीन टाइप की सिमेट्री हो गई, तो तीनों सिमेट्री लिख दिया मैंने, एसिमेट्रिक, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्रिक का मतलब है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर ही नहीं सकते, मोस्टली स्पॉन्जेस, स्पेशली स्पॉन्जेला एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिखाती है। रेडियल सिमेट्री, ठीक है, दो या दो से ज्यादा प्लेन में दो पार्ट में आप डिवाइड कर लो, सम स्पॉन्जेस, नाइडेरिया, सिलिंड्रेटा रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। एडल्ट इकाइनोडर्मेटा लाइक स्टारफिश, स्टारफिश के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, पर उसके लार्वा के अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है। हाँ, इसके अलावा बायलेटरल तो सभी के अंदर होती है, प्लेटियलमंथी से कॉर्डेटा सब के अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है। समझे? अब बताओ, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट किसी को? यस या नो? नो डाउट। चलो, एक छोटा सा फीचर और है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जर्म लेयर के बेस पर भी आप एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो। ह्यूमन रिप्रोडक्शन लगभग सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेंगे, नहीं तो थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं। इस तरीके से स्पर्म होता है, इस कुछ इस तरीके से ओवा होता है, ओवा। ये मेल का पार्ट है, ये फीमेल का पार्ट है। आप जानते हैं स्पर्म ओवा को फ्यूज करता है, जब स्पर्म ओवा को फ्यूज करता है तो इसमें भी आधे क्रोमोसोम होते हैं, इसमें भी आधे क्रोमोसोम होते हैं, तो इसके मिलने से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, 2n हो जाएगा, इसको जाइगोट बोलेंगे। और जाइगोट में आगे जाकर के डिवीजन होंगे, तीन लेयर बनेंगे, तीन लेयर बनेंगे, तीन लेयर। एक होगी एक्टोडर्म, एक होगी मीजोडर्म, एक होगी एंडोडर्म। डर्मा मतलब लेयर, इनको बोलते हैं जर्म लेयर। क्या बोलेंगे इनको? जर्म लेयर।
तो बस इन जर्म लेयर से पूरी बॉडी बनती है, ठीक है। मतलब एक्टोडर्म हमारी बॉडी के बाहर वाले पार्ट बनाती है, ठीक है। एंडोडर्म हमारी अंदर की गट बनाती है, और उसके बीच में मोस्टली ऑर्गन मेजोडर्म से मिलके बने होते हैं। तो हर एनिमल का ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसा भी होता है, पर कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो 3 जर्म लेयर से नहीं बनते, वो सिर्फ 2 ही जर्म लेयर से बनते हैं, उनको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बेस पर आप एनिमल को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो बस छोटा सा है, इसमें एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर एनिमल को आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में कितनी जर्म लेयर होंगी? 3 जर्म लेयर होंगी, यहाँ पर 3 जर्म लेयर, या ओनली 2 जर्म लेयर होंगी? क्लियर है? तो 2 जर्म लेयर का मतलब है, यहाँ दिखा देता हूं, मैं डायग्राम बना के भी दिखा देता हूं, लिख देता हूं, सिंपल याद रहेगा। 2 जर्म लेयर होंगी, पहली कौन सी होगी यहाँ पर? एक्टोडर्म, और दूसरी कौन सी होगी यहाँ पर? एंडोडर्म। पर यहाँ 3 जर्म लेयर आ गए, एक्टो, मीजो पहली बार बनी थी, और एंडो। ठीक है। तो वो कौन से एनिमल है इनमें सिर्फ 2 ही जेल लेयर होती हैं, और वो कौन से एनिमल है इनमें 3 लेयर होती हैं? जिसमें ऐसी कौन सी लेयर है जो पहली बार, क्वेश्चन आया हुआ है, जो फर्स्ट टाइम बनी थी, और किस एनिमल में बनी थी, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो भाई ये दो तो कॉमन है ना, ये तो यहाँ पर भी है, ये नहीं बनी है। तो ये आपको ये कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? ये देखने को मिलेगा आपको सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, जबकि ये आपको कहाँ देखने को मिलने वाले हैं? प्लेटियलमंथीस से कॉर्डेटा सब के अंदर, प्लेटियलमंथीस से कॉर्डेटा सब के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है। ये फर्स्ट टाइम डेवलप इन प्लेटियलमंथीस। अब बताओ, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट? अरे स्यूडो यहाँ कहाँ से आया? अभी आगे पढ़ाएंगे उसको, बॉडी कैविटी में। यहां तक कोई डाउट है किसी को? ये बताओ फटाफट मुझे। इसका एनसीईआरटी ने डायग्राम भी दे रखा है, देख लो एक बार, ये है। इस डायग्राम में किसी को कोई डाउट है? भाई यहाँ पर ध्यान रखना आपको, भाई ये तो मीजोग्लिया है, जेल, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेल होता है, ये तो जेली, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेयर नहीं है, लेयर 2 ही है यहाँ पर, एक्टो और एंडो। यहाँ पर सॉलिड मीजोडर्म है, सॉलिड है, सॉलिड मीजोडर्म प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है। तीसरी लेयर आ गई। चलो अब बात करते हैं, अच्छा ये क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको खुद करने हैं। ठीक है। सर्व लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन। अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको खुद लगाने हैं, प्रैक्टिस के लिए दे दे रहा हूं मैं आपको। अब बात आती है सीलोम। सीलोम और देख लो क्या टाइम है, टाइम तो अभी होगा, हाँ टाइम तो है अभी। अब सीलोम की बात आती है, सीलोम और देख लो। अगर मैं सीलोम की बात करता हूं, सीलोम होती क्या है, समझना मेरी बात। सीलोम क्या है? सीलोम इज अ बॉडी कैविटी, ऊपर थोरेसिक कैविटी है, नीचे एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है। एक ऐसी बॉडी कैविटी जो टोटली एक स्पेशल टाइप के टिश्यू से लाइंड है, इसको बोलते हैं मीजोडर्मल लाइनिंग, लाइनिंग ऑफ मीजोडर्मल टिश्यू, क्योंकि ये कैविटी जो मीजोडर्मल टिश्यू से बनी होती है, इसको सीलोम बोलते हैं। ये क्या, मीजोडर्म, ठीक है। तो सीलोम क्या है? इट इज अ, सीलोम बोलो या बॉडी कैविटी बोलो, सीलोम या बॉडी कैविटी, इट इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, या कह भी सकते हो, ठीक है। इट इज अ इंटरनल स्पेस, बस डेफिनेशन ध्यान रखनी है आपको यहां पर कि, क्या लिखना चाह रहा है। सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया एक ही चीज है मेरे ताऊ, ठीक है। सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया एक ही चीज है, ठीक है। हाँ, तो सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया एक ही चीज है। पहले एक बड़ा घर होता था, उसमें उसमें मतलब सारे लोग रहते थे। बाद में कुछ करेक्टर की वजह से लड़ाई हुई, तो फिर सिलेंट्रेटा के अंदर जो रह गए वो थे जिनके पास निडोसिल थी, तो इनको हमने नाइडेरियंस बोल दिया। हाँ, जिनके पास निडोसिल नहीं थी उनको टीरोफोरा में रख दिया, समझे। चलो, अब आ जाओ बॉडी कैविटी। इट इज अ इंटरनल स्पेस, या इट इज अ एनी कैविटी, इट इज इंटरनल स्पेस या कैविटी विच फॉर्म बाय मेसोडर्मल टिश्यू, या सबसे इंपॉर्टेंट लाइन एक ही है, विच फॉर्म बाय मीजोडर्म, मीजोडर्म जो मीजोडर्म से मिलकर बनी होती है, एंड प्रेजेंट बिटवीन, क्योंकि इसके अंदर क्या होगी, एलिमेंट्री केनाल होगी, एलिमेंट्री केनाल होगी, इसके ऊपर भी होगी। तो प्रेजेंट बिटवीन, ये ग्रीन कलर की एक्टोडर्म है, येलो कलर की एंडोडर्म है, इनके बीच में प्रेजेंट होगी, तो प्रेजेंट बिटवीन आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किससे मिलकर बनी होती है, मीजोडर्मल टिश्यू से मिलकर बनी होती है, उसको हम बोलते हैं सीलोम या बॉडी कैविटी। अब बताओ कोई डाउट? क्या इसके बेस पर भी एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो? यस,
On the base of coelom, animals are two type. On the base of coelom, animals are two type. इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. क्या क्या? ऐसे एनिमल जिनमें सीलोम नहीं होती और ऐसे एनिमल जिनमें सीलोम होती है. एसिलोमेट, या ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है. एसिलोमेट, क्योंकि सूडोसिलोम भी आई थी. सूडोसिलोमेट एंड यूसिलोमेट, ऐसे भी कह सकते हो. जिनमें सीलोम नहीं होती, ए सीलोमेट. जिनमें सीलोम होती ही नहीं है. ऐसे एनिमल जिनमें सीलोम तो होती है पर झूठी होती है, प्रॉपर नहीं बनी अभी, सीडो. और ऐसे एनिमल जिनमें यू सीलोम होती है, ट्रू सीलोम होती है, यू सीलोमेट. तो तीन, थ्री पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. अब एसिलोमेट का मतलब है जिसमें सीलोम ही नहीं है. आप समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, जिसमें सीलोम ही नहीं है. अगर कोई एनिमल डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, तो उसमें तो सीलोम पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि म्यूजरम ही नहीं है उसके पास. हाँ, एक एनिमल ऐसा भी है जिसके पास 3 लेयर हैं पर फिर भी सीलोम नहीं है. वो कौन होगा? प्लेटियलमंथीस. ठीक है, हाँ. तो इसको भी चाहो आप एसिलोमेट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. जब है ऑप्शन तो कर ही देता हूं मैं. पहले क्वेश्चन आते थे इन पर इस तरीके से. एक डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, एक ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट. ट्रिप्लोब्लास्टिक को एसिलोमेट क्यों बोला? क्योंकि यहां पर सॉलिड मीजोडर्म होती है, सॉलिड मीजोडर्म होती है, सीलोम नहीं बनती. सॉलिड मीजोडर्म, सॉलिड मीजोडर्म होती है, इसलिए इसको एसिलोमेट बोलते हैं. एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं सबके. तो इसमें तो भाई डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट में सिलिंटेटा, और टीनोफोरा. हाँ, यहां बात करेंगे तो प्लेटियलमंथीस, प्लेटियलमंथीस. मैं डायग्राम से भी दिखा देता हूं दोनों को, शायद एनसीईआरटी का डायग्राम है मेरे पास. हाँ, देखो भाई, सॉलिड मीजोडर्म है तो ये एसिलोमेट है कि सॉलिड मीजोडर्म है यहां पर? एसिलोमेट कहलाएगा. हाँ, पर कुछ एनिमल ऐसे थे जिनमें इस मीजोडर्म से छोटे छोटे पैकेट्स बन गए, छोटे छोटे पैकेट्स बन गए. इन पैकेट के बनने की वजह से प्रॉपर सीलोम नहीं बन पाई, तो इसको आप बोलोगे स्यूडो सीलोम. क्या बोलोगे इसको? स्यूडो, स्यूडो सीलोम. हाँ, फिर ये पैकेट आपस में फ्यूज करके इन्होंने प्रॉपर एक कैविटी बनाई, मीजोडर्मल टिश्यू की प्रॉपर कैविटी बनाई. इसको बोलोगे आप एक्चुअल में सीलोमेट या यू सीलोम. इस तरीके से एनिमल को हमने थ्री पार्ट में डिवाइड किया, जिनमें सॉलिड मीजोडर्म होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एसिलोमेट है. जिनमें अभी पैकेट बन गए पर फ्यूज करके एक सिंगल कैविटी नहीं बनी, ठीक है,
स्यूडोसिलोमेट है, यहाँ प्रॉपर यूसिलोमेट है। ठीक है, तो अब मैं वापस जा रहा हूं, आ रहा हूं इस पर, वापस जा रहा हूं। स्यूडोसिलोम कहां देखने को मिलेगी? स्यूडोसिलोम मैं सीधा एग्जांपल डायग्राम तो वहां बनाया हुआ है, इसका एग्जांपल की बात कर लूं। एग्जांपल स्यूडोसिलोम का, ठीक है, एसके हेलमंथीज। अब यूसिलोम की बात करते हैं, यूसिलोम की बात करते हैं। तो यूसिलोम तो आपके सामने मैंने बना के रख दिया है, ट्रू सिलोम कहते हैं। भाई प्रॉपर इसमें एक्टोडर्म है, प्रॉपर इसमें एंडोडर्म में कलर भी भर देते हैं। प्रॉपर इसमें व्हाइट कलर की एक्टोडर्म है, प्रॉपर इसमें येलो कलर की एंडोडर्म है, और दोनों के बीच में प्रॉपर एक मेसोडर्मल टिश्यू से लाइंड कैविटी दिख रही है। इसको बोलते हैं हम यूसिलोम, जो एनीलिडा से कॉर्डेटा सब के अंदर मिलती है। एनीलिडा से कॉर्डेटा सब के अंदर मिलती है। पर इस यूसिलोम के बनने का भी तरीका अलग अलग होता है। यस, उसके बेस पर भी आप इसको और क्लासिफाई कर सकते हो। ऐसे एनिमल जिनमें ये स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू से बनती है उसको बोलते हैं साइजोसिलोम, जिसमें आउट पॉकेटिंग से बनती है उसको बोलते हैं एंटेरोसिलोम, क्योंकि इंटेस्टाइनल मेसोडर्मल टिश्यू की आउट पॉकेटिंग से बनती है। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, और ये स्प्लिटिंग से बनती है। तो कैसे बनती है, फिर इसके बेस पर, ठीक है, आप एनिमल को क्लासिफाई कर रहे हो एकाइनो और कॉर्डेटा। एकाइनो से कॉर्डेटा सारे के सारे एंटेरोसिलोमेट हैं, पर एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का ये साइजोसिलोम में आते हैं। क्यों आते हैं इसको मैं समझाऊंगा प्रॉपर डायग्रामेटिकली, समझना इस चीज को कि यूसिलोम बनी कैसी। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा साइजोसिलोम की। तो ग्रीन कलर का तो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये तो है एक्टोडर्म। जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एंडो, और जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो मीजो। ठीक है, और ये प्रिमिटिव गट होती है, आगे जाके गट बनाएगी, प्रिमिटिव गट ऑफ एम्ब्रियो। प्रिमिटिव गट है एम्ब्रियो की, ऐसा स्ट्रक्चर होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो यहां पर क्या दिख रहे हैं आपको? मेसोडर्मल टिश्यू दिख रहे हैं ना आपको, मेसोडर्मल टिश्यू। अब क्या होगा, ये मेसोडर्मल टिश्यू आपस में ये ऐसे हैं, ये ऐसे स्प्लिटिंग करेंगे। जब स्प्लिटिंग करेंगे तब इनके अंदर क्या बनेगी? अच्छा, स्प्लिटिंग करके दिखाया नहीं है मैंने, कोई नहीं, हम दिखाते हैं इसको स्प्लिटिंग करके। अब देखो, यहां स्प्लिटिंग करेंगे ना तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा ऐसा स्प्लिटिंग करके कैविटी बन गई, स्प्लिटिंग से कैविटी बन गई, और धीरे धीरे ये कैविटी बड़ी होना चालू हो जाएगी। ये कैविटी बड़ी होना चालू हो गई ऐसे, ये कैविटी बड़ी होना चालू हो गई ऐसे, मतलब बनने का तरीका क्या? स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मतलब टूट जाना। और आगे जाकर के ये प्रॉपर तरीके से बन गई। यूसिलोम बनने का तरीका अलग है, इसका बनने का तरीका अलग था इसका, बस ये बन गई यूसिलोम। जो स्प्लिटिंग से बनी है वो यूसिलोम है। अब देखो यहां पर क्या है, गट के अंदर मेसोडर्मल टिश्यू है, गट के अंदर है। ठीक है, अब समझना, ये है एक्टो, ये है एंडो, ये है मीजो। तो मेसोडर्मल टिश्यू की आउट पॉकेटिंग होगी, यहां से एक पॉकेट की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, ये निकल के आउट पॉकेटिंग, ये पॉकेट की फॉर्म में आउट पॉकेटिंग।
और ये निकल करके बिल्कुल अलग हो जाएंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे, और ये बन करके ये देखो ये चालू कर दिया उन्होंने बनाना, ये चालू कर दिया बनाना, अलग हो गए बिल्कुल अलग। और आगे जाकर के फ्यूज करके प्रॉपर सीलोम बना देंगे, ऐसे 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 बन गई यू सीलोम। तो यू सीलोम दो तरीके से बन सकती है, इस तरीके से भी बन सकती है और इस तरीके से भी बन सकती है, यानी स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू या आउट पॉकेटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू, उससे ही बन सकती है। तो इसके बेस पर एनिमल को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। कैसे? कि भाई साइजोसीलोमेट जिसमें स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू से बन रही है, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का। और एंटेरोसिलोम जो एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियो की जो गट होती है ना एंडोडर्म, उसमें मेसोडर्मल टिश्यू होते हैं, उसकी आउट पॉकेटिंग से बन रही है, आउट पॉटिंग ऑफ एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, नहीं एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की आउट पॉकेटिंग से बन रही है, वो क्या होगी? एंटेरोसिलोम। एकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेटा सारे के सारे। एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि सीलोम के बेस पर, सीलोम के आधार पर बताओ हम सबसे क्लोजली किसके हैं, हम किसके क्लोज कनेक्टेड हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम, बता सकते हो? इकाइनोडर्मेटा, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा और हमारे अंदर एक ही सीलोम होती है, जबकि एनडा ऑर्थोपोडा मोलस्का इसके अंदर साइजोसीलोम होती है। यहां तक कोई डाउट? आई या नहीं आई? एंटेरोसिलोम पर बताऊंगा, इकाइनोडर्मेटा पे स्टार लगा रखा है क्योंकि इकाइनोडर्मेटा लार्वा और एडल्ट के अंदर सिमिट्री अलग अलग होती है, और बाद बाकी का एनसीईआरटी हम देख लेंगे। यहां तक कोई डाउट है किसी को? तरीका क्या होता है बनने का मैंने बता दिया है, ठीक है। अब दो चीजें बची हैं छोटी छोटी, मैंने स्लाइड में लगा दिया है। एक है सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन के बेस पर भी आप एनिमल को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने एक एडिशनल पॉइंट लिख दिया है, एक ट्रू सेगमेंटेशन, एक फॉल्स सेगमेंटेशन, ठीक है। ट्रू सेगमेंटेशन एनसीईआरटी में दे रखा है, ये पढ़ना है आपको, इसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब है यहां बॉडी को आप खंडों में, सेगमेंट में डिवाइड कर रहे हो, जैसे एनिडा, ऑर्थोपोडा, कॉर्डा में आपने पढ़ा होगा, कॉकरोच में देखा होगा, बाहर से बॉडी सेगमेंटेड है। पर क्या बाहर से सेगमेंटेड होना सेगमेंटेशन कहलाता है? बाहर सेगमेंटेशन तो आपको यहाँ प्लेटियलमंथीज में भी देखने को मिल रहा है, पर ये तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि बाहर से तो बॉडी सेगमेंटेड है, और अंदर जो ऑर्गन है ना वो बाहर के सेगमेंट के अकॉर्डिंग इनकी पोजीशन फिक्स है। समझ रहे हो? हर कॉकरोच के अंदर 10वें सेगमेंट के नीचे ये होगा, 5वें के नीचे ये होगा, चौथे के नीचे ये होगा, सबके अंदर सेम होगा, यानी इंटरनल ऑर्गन की पोजीशन अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल सेगमेंटेशन फिक्स है। तो इसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। तो एक्सटर्नल डिवीजन करस्पॉन्ड टू इंटरनल डिवीजन, एनसीईआरटी की लाइन, यानी एक्सटर्नल डिवीजन इंटरनल डिवीजन को अगर करस्पॉन्ड कर रही है, यानी इंटरनल ऑर्गन की पोजीशन अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल सेगमेंटेशन फिक्स है, तो भाई ये है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। हमारे अंदर भी मिलता है। अगर मेरे अंदर वही पेट पर ऐप बने हुए सेगमेंट, हम सेगमेंटल एनिमल है, पर वो जब से हम बाइपिटल लोकोमोशन करने लगे तो फैट जम गया वहां पर, नहीं तो अब जब जिम करते हो तो फिर से वो ऐप बन जाते हैं, वो सेगमेंट्स हैं। तो अगर पहले सेगमेंट के नीचे मेरे लिवर है तो तुम्हारे भी पहले सेगमेंट के नीचे लिवर ही होगा, ठीक है। यानी हम भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करते हैं। जरूरी नहीं पूरी बॉडी ही सेगमेंटेड हो, बॉडी का मोस्टली पार्ट अगर सेगमेंटेड है जिसके अंदर ऑर्गन है और उनकी पोजीशन अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल सेगमेंटेशन फिक्स है, तो एक्चुअल में उसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलेंगे, समझे? ये कौन है गधा? ऋषभ, तू गधा है और गधा रहेगा, समझ में आया? ये लास्ट में एक स्लाइड डाली है मैंने, इसलिए डाली है कि टॉपिक कवर हो जाए टाइम के अकॉर्डिंग, समझ में आया? मैं एक एक चीज लिख लिख के कराता हूं, तुम मतलब रहोगे गधे के गधे। कर दो बंद, छोड़ देता हूं ये पर ही मैं, कल लिखूंगा धीरे धीरे, लिखना मेरे संग धीरे धीरे। अरे टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, सेगमेंटेशन खत्म है, इतना सेगमेंटेशन। एनिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा, जो टाइम मैं लिखने में लगाऊंगा उतना मैं तुम्हें समझाने में लगाऊंगा मैं, ठीक है। टाइम हो गया मुझे पता है, तभी तो मैं इसको लेकर के आया था।
मुझे, मैंने कहा 2 कंडीशन होंगी, अगर मुझे लगेगा टाइम है तो मैं हेडिंग डाल करके स्लाइड बना के लिख दूंगा, टाइम नहीं है तो बनी हुई स्लाइड को एक बार मैं बता दूंगा कि सेगमेंटेशन है क्या। ठीक है, इसकी वजह से मैं ये भी बता दिया आपको। तो एक्सटर्नल डिवीजन करस्पॉन्ड इंटरनल डिवीजन, इसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। चलो अब इस आगे नहीं कराऊंगा, नहीं तो एक लास्ट स्लाइड बची है, कहोगे तो कल करा दूंगा, अब छोड़ो उसको नहीं कराऊंगा, नहीं तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम कुछ भी कहने लगो। इंसान जिंदगी भर मेहनत करता रहेगा, और जो कमी निकालने वाले होते हैं ना, वो पूरी साल में बस एक 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 स्लाइड में कमी निकाल करके पूरा जीरो कर देते हैं। हाँ, पर ऐसे लोगों का होता कुछ नहीं है। ठीक है, एक इनको एक क्लासिफिकेशन किया गया है, कंप्लेंडिंग नेचर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, वो कभी सक्सेस नहीं होते, वो क्या करते हैं, पहले अपने टीचर को कंप्लेंट करेंगे, मतलब टीचर की कमियां निकालेंगे, इस वजह से सेलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, फिर ये दोस्त था मेरा इसलिए सेलेक्ट नहीं हुआ, मेरा हॉस्टल ऐसा था मैं इसलिए सेलेक्ट नहीं हुआ, मेरे मम्मा पापा ऐसे थे इसलिए मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। तो जिंदगी भर ऐसे लोग होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर कंप्लेंटिंग नेचर होता है। ठीक है, वो दूसरों की कमियों पर काम करते हैं। समझ रहे हो, वो देखा होगा ना आपने कि ये तो पूरा एक लाइव एक्सपेरिमेंट हुआ है ना, एक बहुत बड़ा व्हाइट बोर्ड पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, मतलब ये यहाँ का एक्सपेरिमेंट नहीं है, बाहर का एक्सपेरिमेंट है। व्हाइट बोर्ड पर सबको पता होगा, बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट है कि इस तरीके के व्हाइट बोर्ड पर स्पॉट बना करके सबको दे दिया गया। ठीक है, और इस पर निबंध लिखने को बोला, भाई निबंध लिखो पूरी क्लास को। अब सब कह रहे कि गुरुजी तो पगला गए हैं भाई, ये क्या, इस पर क्या निबंध लिखेंगे। तो सब ने निबंध लिखा, समझ रहे हो, सब ने निबंध लिखा, सब ने सिर्फ कहां फोकस किया, इस ब्लैक स्पॉट पर। ठीक है, तभी लास्ट में जब कंक्लूजन निकला, रिजल्ट आया, ठीक है, तो एक बच्चा था जिसने एक्चुअल में व्हाइट वाले कलर, यानी इतनी बड़ी चीज पर, उनका पूरी जीवन के अंदर से पूरे बोर्ड पर व्हाइट है, बस हम कहां फोकस कर रहे हैं, ब्लैक पर। अब सॉरी सॉरी से क्या होता है। ठीक है, तो इतने में तुम्हें ये नजर आया, ये नजर नहीं आया। समझे, तो जिस दिन तुम समझ जाओगे ना, इसको निग्लेक्ट करना, यहां से यहां। चलो खैर ठीक है, तो कल मिलते हैं। ठीक है, हाँ कल मैं कल मैं लगभग 2 या 3 फाइलम कराता हूँ मैं। ठीक है, 3 फाइलम, पॉरीफेरा, सिलेंटेटा और टीनोफोरा, क्योंकि सिलेंटेटा टीनोफोरा भाई भाई हैं, वो साथ कराऊंगा, और पॉरीफेरा यहाँ हो जाएगा। तो 3 फाइलम आपके ब्रेन में सेट करूंगा विद एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन करके आने हैं आपको। ओके, तो ये होमवर्क में क्वेश्चन दे दिए मैंने, पहले कुछ दिए थे, ये कुछ है, ये करके आने हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।